हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं हम किंगडम प्लांटी का रिमेनिंग चैप्टर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स, फिर हमने पढ़ा एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन लैंड। आज मैं ये एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। थोड़ा ये चार्ट डिस्कस करते हैं, आपको एनिमल और प्लांट का एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड पता चलेगा। सबसे पहले इस दुनिया में जो पीरियड आया उसको कहा जाता है, ये कहलाता है प्रोटोजोइक एरा, 200 मिलियन ईयर्स बिफोर। ये चार्ट चैप्टर नंबर 1 में 6 या 7 पेज पे बना हुआ है। बकौल इस चार्ट के 200 मिलियन साल पहले इस दुनिया में राज हुआ करता था प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ आप जानते हैं, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, सूडोपोडिया। आप कभी प्रोटोजोआ पढ़िएगा, आप कभी क्लास फ्लैजिलेटा पढ़िएगा, उसके आखिरी 2 लाइनों में लिखा है कि ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स अराइजेस फ्रॉम फ्लैजिलेट्स। तो बिल्कुल सही लिखा है। प्रोटोजोइक एरा एक ऐसा एरा था जब पूरी दुनिया में प्रोटोजोआ राज किया करते थे, और उससे पहले 300 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन साल पहले फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था जिसका नाम बैक्टीरिया था। तो अगर हम एवोल्यूशनरी की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले प्रोकैरियोट आए, उन्होंने अपने आप को बेटा वेल डिफाइन किया, तो यूकैरियोट्स आए, प्रोटोजोआ। फिर हम अनदर पीरियड में दाखिल होते हैं और वो कहलाता है एलजी। ये वाला पीरियड कहलाता है, हम इसे कहते हैं पैलोजोइक एरा। आप सारे स्टूडेंट जानते हैं पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स। तो कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोवेरियन, सिल्वेरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमिनियन पीरियड, दिस ऑल आर द सब एरा ऑफ पैलोजोइक एरा। तो सबसे पहले इस दुनिया में एलजी आए। मैंने ब्लैक मार्कर से प्लांट्स को बताया हुआ है, अगर आप बुक पढ़ें और इंशाल्लाह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सिलोप्सिडा की अराइज हुआ था सिल्वेरियन पीरियड में, सबसे पहला ट्रैक्योफाइट्स। उसके बाद डिवोनियन पीरियड में लाइकोप्सिडा, कार्बोनिफेरस पीरियड में स्फिनोप्सिडा, और बेटा परमिनियन पीरियड में टिरोप्सिडा। टिरोप्सिडा आप सारे स्टूडेंट्स को मालूम है, टिरोप्सिडा से मुराद क्या है, द फंस। और वो फंस फिर यहाँ पर आकर ख़त्म हुए, यहाँ पर डिक्लाइन हुआ फंस का और अराइज हुए। फिर कौन अराइज हुए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिसको हम लोग कहते हैं इस एरा में स्पर्मोसिडा डोमिनेट किए। फिर ये कहलाता है मेसोजोइक एरा। फिर जहाँ हम अभी रहते हैं वो कहलाता है सीनोजोइक एरा। तो इस तरह से ये एरा जो है हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई। पहले दुनिया में एलजी आए, एलजी से ब्रायोफाइट्स बने, फिर सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा। बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल्स की भी है। इस दुनिया में सबसे पहले फिश आए। फिश कौन से पीरियड में, सिल्वेरियन पीरियड में। फिर उसके बाद एम्फीबियंस, लाइकोप्सिडा पीरियड डिवोनियन में। फिर रेप्टाइल्स, फिर आर्क्योटेरिक्स। आर्क्योटेरिक्स वो ट्रांजिशनल स्टेज थी जब रेप्टाइल्स बर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर ट्राइसेरिक जुरासिक एरा के अंदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स पूरी दुनिया में राज किया करते थे। ये रेप्टाइल्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि जुरासिक का मतलब ही है वो डायनासोर्स वाला एरा। और जहाँ हम अब रहते हैं वहाँ पर मैमल और फ्लावरिंग प्लांट्स जो है बेटा पाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा एवोल्यूशनरी चार्ट आप लोगों को एवोल्यूशन समझाने की एक छोटी सी तहकीक थी। आज स्टार्ट करते हैं हम एक और क्लास, और उस क्लास का नाम है नेक्स्ट, जो नंबर 2 क्लास है जिसका नाम है लाइकोप्सिडा। मगर लाइकोप्सिडा समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब यहाँ पर ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स आ चुके हैं। इनके पास रूट्स भी आ चुके, इनके पास स्टेम भी आ चुके, और इनके पास लीव्स भी आ चुके। तो क्यों ना हम रूट, स्टेम, लीव्स को डिटेल में पढ़ें, क्यों ना हम उनकी स्टडी करें। ज़रा आप समझिएगा मेरी बात गौर से।
एक्चुअली सबसे पहले नंबर 1 मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से लीफ की एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन ऑफ लीफ, पहले हम लीफ की एवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ रूट्स, फिर हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेम। लीफ की एवोल्यूशन किस तरह से हुई? लीफ की एवोल्यूशन में 2 पार्ट्स आते हैं, एक जिसको कहते हैं फ्रॉम सिंगल वेन लीफ और एक मल्टीपल या मैनी वेन लीफ। तो ज़रा देखिएगा, एवोल्यूशन में सबसे पहले आता है सिंगल वेन लीफ। ये एक पार्ट है स्टेम का। इस प्लांट में इस स्टेम ने फोटोसिंथेसिस की, मगर इस स्टेम की फोटोसिंथेसिस इतनी काफ़ी नहीं है कि वो पूरे के पूरे प्लांट को प्रोवाइड करें फूड एंड न्यूट्रिशन। अब इसका क्या किया जाए? ये स्टेम है एक लीफलेस प्लांट की, उस प्लांट की जिसमें लीफ नहीं है, और इट नॉट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ फूड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब क्या किया जाए सर? इसको किस तरह से पढ़ा जाए? उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से एक बर्ड की तरह स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो गया। आप इसको बर्ड कह लें या आप इसको कह लें कि एक तरह से ओवर ग्रोथ होना शुरू हो गई। ये एक यहाँ से ओवर ग्रोथ, एक यहाँ से ओवर ग्रोथ होना शुरू हो गई। आपकी बुक कहती है इस ओवर ग्रोथ को हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज इनेशियन। इस ओवर ग्रोथ का नाम है इनेशियन। आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट में ओवर ग्रोथ मैच्योर होती गई। ये देखिएगा बेटा, ये याद रखना, अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये देखिएगा, अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी ग्रोथ होती गई, जब आहिस्ता आहिस्ता ये अपना साइज बढ़ाते गए, तो वेस्कुलर बंडल ने अपनी ब्रांचेस इनके अंदर देना शुरू कर दी। ये और वो ब्रांचेस से आहिस्ता आहिस्ता ये मैच्योर हुए। अब आप मुझे बताएं, दे इंक्रीज देयर साइज और उनके अंदर बाकायदा वेस्कुलर टिश्यू आ गए और वो बन गए लीफ। तो पहला आइडिया तो ये है कि ये लीफ कैसे बने? बाय द आउट ग्रोथ बर्ड बनी। सर, बर्ड बनने की वजह क्या बनी? बर्ड बनने की वजह इसलिए बनी कि लीफलेस प्लांट में स्टेम काफ़ी नहीं है कि वो इतनी इनफ अमाउंट फूड पैदा कर सके जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होल बॉडी के लिए फुलफिल करने के लिए काफ़ी हो। फिर आगे चलते हैं, सिंगल वेन लीफ इस तरह से हुआ। सिंपल प्रोसेस है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल वेन लीफ के बाद हम लोग पढ़ते हैं फिर मैनी वेन लीफ। सर, मैनी वेन लीफ कैसे हुई? मैनी वेन लीफ के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टर्मिनल फॉर्क लाइक ब्रांचेस ऑफ स्टेम। टर्मिनल मल्टीपल टर्मिनल ब्रांचेस थी। ये देखिएगा बेटा, किसी की इस तरह से डायरेक्शन थी, किसी की इस तरह से, ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन थी। तो एक कुदरती तौर पर एक ऐसी स्टेम जिसकी मैनी मल्टीपल टर्मिनल ब्रांचेस थी, वो ये रहा वेस्कुलर बंडल।
अब सबसे पहले काम क्या होना है, और ये एवोल्यूशन कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था कि रात को आपने देखा ऐसा था और सुबह लीफ बन गया। मिलियन ईयर्स, पता नहीं कितने हज़ारों साल लगे इन लोगों को अपने आप को सेटिंग करने में, अपने आप को अरेंज करने में। नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में ये हुआ, सबसे पहले इन्होंने अपने आप को एक प्लेन में रखा। ये देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपने आप को एक प्लेन में रखा, ये अपने आप को लेकर आए एक एक्सिस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेनेशन। प्लेनेशन का मतलब है कि सबका डायमेंशन डिफरेंट था, सब ने अपना डायमेंशन बेटा क्या किया, सेम किया। तो मैनी टर्मिनल ब्रांचेस में इन लोगों ने प्लेनेशन की, अपना प्लेन दुरुस्त किया, अपना एक्सिस बेटा सेट किया। नेक्स्ट में कुछ इस तरह से हुआ कि इनके दरमियान बढ़ना शुरू हो गए गैप। ये रहा, ये बीच में जो गैप है, इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं वेबिंग, वेब। वेब का मतलब होता है जब आप इंटरस्टिशियल स्पेस को फिल करें। अब आप मुझे बताइएगा, ये वेस्कुलर ब्रांचेस, इस वेस्कुलर ब्रांचेस में आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, और जितनी टर्मिनल ब्रांचेस थी उन सबको बेटा मिला वेस्कुलर बंडल की ब्रांच, और वो मल्टीपल वेन लीफ कहलाए। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। सिंगल वेन लीफ इनेंशियोन से निकले और मल्टीपल वेन लीफ टर्मिनल ब्रांचेस से निकली। टर्मिनल ब्रांचेस ने पहले अपने आप को एक प्लेन में किया, फिर उसके बाद अपने इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसको भरा, और उसके बाद फिर वो मल्टीपल वेन लीफ की तरफ गए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करते हैं। पहली बात लीफ की, लीफ को पहले कहा जाता था, लीफ इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। लीफ को कहा जाता था कि लीफ वेजिटेटिव पार्ट है, जिसका काम है फूड को प्रोड्यूस करना, जिसका काम है फूड एंड न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करना। ये रहा। मगर जो ऐसे प्लांट जो लीफलेस होते हैं, सॉरी, ऐसे प्लांट जो जिनमें फ्लावर नहीं होते, ऐसे प्लांट जो कहलाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और उन नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राम्स। अब क्या करें, ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर ही नहीं है, ऐसा प्लांट जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं है, तो उसकी रिप्रोडक्शन कौन करे? तो फिर इन प्लांट में रिप्रोडक्टिव लीफ आते हैं। ये वो लीफ होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और दे आर कॉल्ड एज स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। और इन स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ को हम लोग नाम देते हैं स्पोरोफाइलस लीफ। तो आज के बाद सारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लीफ दो तरह के हैं। एक वेजिटेटिव लीफ जो काम करते हैं फूड बनाने का, ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी लीफ को दी जाती है, और उसका कहलाता है नाम स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, स्पोरोफाइलस लीफ। और ये हम पढ़ेंगे लाइकोप्सीडा में। थोड़ा और अपनी बात को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा और हम स्टडी करते हैं। तो लीफ का एक हम इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ज़रा देखिएगा लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये है वो पार्ट स्टेम का जहाँ से लीफ निकलता है, ये रहा। इस लीफ वाले स्टेम के पार्ट को हम लोग कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज बेस ऑफ लीफ। इसका एक नाम और भी है,
और इसको हम लोग कहते हैं नोड। नोड वो आउट ग्रोथ है जिससे लीफ बनता है। फिर देखिएगा लीफ की किस तरह से स्ट्रक्चर है लीफ का। लीफ जहाँ से अटैच होता है उसे पेटियोल कहते हैं। ये जो किनारा है ये कहलाता है लीफ ब्लेड। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है लीफ लैमिना। इट इज़ नोन एज लीफ लैमिना। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कहलाता है लीफ का मिडरिप, मिडरिप ऑफ लीफ। ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज लीफ वेन। और लीफ का आगे वाला हिस्सा अगर कॉइल हो जाए तो इसको कहते हैं टेंड्रिल्स। तो ये लीफ के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, सिंगल वेन लीफ से बना था सिंपल लीफ, और मैनी वेन लीफ से बना था कंपाउंड लीफ। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ज़रा सुनिएगा। एक तो लीफ की शेप इस तरह से है, ये रही। एक लीफ की शेप इस तरह से होती है, ये रही। एक लीफ की शेप इस तरह से है, ब्रांचेस, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं पामेट लीफ, पाम की तरह। इसको हम लोग कहते हैं पिनेट लीफ, एयर पिन्ना की तरह। इसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट लीफ, बिकॉज इट इज़ द रेटिकुलर फॉर्मेशन। लीफ के अंदर नेटवर्क पे नेटवर्क, ब्रांचेस पे ब्रांचेस, तो इसका नाम रेटिकुलेट है। मिड रिप की ब्रांच का नाम लीफ वेन है, लीफ वेन की ब्रांच का नाम लीफ वेन्यूल्स है। फिर सिंपल लीफ के बाद आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ किस तरह से है ज़रा देखिएगा। ये एक एक्सिस कहलाता है और इस एक्सिस को कहते हैं रैचिस। ये रहा, ये देखिएगा किस तरह से इनके अंदर ब्रांचेस हैं। अगर आप पामेट लीफ लेंगे तो वो इस तरह से है, ये रहा। हर किसी का लीफ का अपना अपना मिडरिप, अपनी अपनी ब्रांचेस। हर किसी लीफ का अपना अपना मिडरिप, ये देखिएगा, हर किसी लीफ का अपना अपना मिडरिप, अपनी अपनी ब्रांचेस। तो इस छोटे छोटे लीफ को मिलाकर हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज लीफलेट्स। ये कुछ इस तरह से है कि मैं इनमें से एक लीफ निकाल कर बताता हूँ। इस तरह से ये लीफ का स्ट्रक्चर है। हर किसी का अपना अपना मिडरिप, हर किसी का अपना अपना मिडरिप, अपनी अपनी लीफ वेन की ब्रांचेस। तो इट इज़ कॉल्ड एज मैनी वेन लीफ, जिसको हम नाम देते हैं कंपाउंड लीफ का। तो ये सब का सब लीफ का स्ट्रक्चर है। तो लाइकोप्सिडा पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए एवोल्यूशन लीफ की कैसे हुई। हमें पता होना चाहिए कि लीफ के स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्यों ना हम फिर आगे पढ़ते हैं, और वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। लीफ को अगर आप काटें तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं,
और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ इस तरह से है। दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। ये कहलाता है, इसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ये कहलाता है, हम इसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये रहा, ये अपर एपिडर्मिस और ये कहलाता है लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर लेयर होती है क्यूटिकल की। ये पूरी की पूरी स्पेस कहलाती है मेसोफाइलस टिश्यू से। सबसे ऊपर एक लेयर होती है जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। ये रेक्टेंगुलर शेप की जो लेयर है, ये लेयर कहलाती है लीफ की सपोर्टिंग लेयर, और इसकी एक ख़ास निशानी है। इसकी निशानी ये है कि इसमें बड़ा सा वैक्यूल होगा, जो आम तौर पर जब हम प्लांट और एनिमल की सेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कहते हैं कि प्लांट में वैक्यूल होगा, असल में वो ये वाले सेल हैं। साथ में इनके होता है न्यूक्लियस, ये रहा, और इन सेल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस सेल्स आर कॉल्ड एज पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड लेयर, सपोर्टिंग सेल्स लीफ की। उसके बाद लीफ के अंदर एक सेल की लेयर और होती है, ये रही। उसके बाद लीफ के अंदर एक सेल की लेयर और है, और उसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस लार्ज साइज का, बड़ा वाला, ये रहा। इसको हम लोग कहते हैं स्पंजी सेल्स लेयर, स्पंजी लेयर। और अब अगर हम देखें तो ये सेल्स कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। ये कहलाता है लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस को अगर हम इस वाले हिस्से को बाहर निकालें तो इसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लोअर एपिडर्मिस, और ये स्टोमेटा के कहलाते हैं गार्ड सेल्स। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। इसमें इसको कहते हैं हम इंटर सेलुलर स्पेस। ये वही इंटर सेलुलर स्पेस है जहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज होती है और यहाँ आता है। तो ये एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर हम आगे चलते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि लीफ के बाद किस तरह से एवोल्यूशन हुई रूट्स की। रूट्स की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। रूट्स की एवोल्यूशन में सबसे पहला क्राइटेरिया आता है, जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, उन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट को हम लोग लीवरवर्ट्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉटनी, अकॉर्डिंग टू किंगडम प्लांटिंग। जो पहला, सबसे पहला जो प्रिमिटिव रूट आया वो एक्चुअल में राइजोइड्स था, और खुद राइजोइड्स का क्या थे? इट इज़ मॉडिफाइड फिंगर लाइक इलोंगेटेड सेल्स। ये देखिएगा, ये रहा लोअर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस के सेल हैं। ये रहा जो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये कहलाता है स्टोरेज सेल। दिस इज कॉल्ड एज स्टोरेज सेल। इस स्टोरेज सेल में अपना अपना इनका न्यूक्लियस होगा, ये रहा। अब जब इनको वाटर की डिप्लीशन होती थी तो इन्होंने अपने लोअर एपिडर्मिस के सेल को बड़ा करना शुरू कर दिया, और ताकि सरफेस एरिया बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये रहा, ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो। तो फर्स्ट एवर जो प्लांट है उसमें एवोल्यूशन जो रूट्स की है वो राइजोइड की फॉर्म में होती है।
rhizoid is a elongated modified form of roots, primitive roots। फिर आगे चलते हैं नंबर 2। अब हुआ ये कि स्लेजिनिला प्लांट में कुछ इस तरह से हुआ कि ये राइजवाइड से, ये देखिएगा, ये राइजवाइड से सिम्बायोटिकली इन राइजवाइड से अटैच हो गए एल्जी। एल्जी वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो गए, एल्जी वहाँ पर डिवाइड होना शुरू हो गए और दे बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये देखिएगा बेटा, यहाँ से एल्जी अटैच होना शुरू हुए, ये देखिएगा बेटा, यहाँ से एल्जी अटैच होना शुरू हुए, उनकी आगे फर्दर ब्रांचेस होना शुरू हुई, ये देखिएगा बेटा, उनकी आगे फर्दर ब्रांचेस शुरू हुई और उन ब्रांचेस से आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट हो गए रूट्स में, ये देखिएगा। तो कोई आपसे आइंदा से पूछे कि रूट्स की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, तो रूट्स की एवोल्यूशन हुई जब उनके साथ एल्जी आकर परमानेंट तौर पर बॉडी का हिस्सा बन गए और दे इंक्रीज देयर, इन्होंने अपनी इंक्रीज करना शुरू कर दी ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस अंडरग्राउंड सॉइल, वो डीप तक पहुंची और फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। सर इन्होंने ब्रांचेस क्यों बढ़ाई? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसलिए। तो फर्स्ट एवर राइजवाइड्स थे और उन राइजवाइड से फिर रूट्स बने। नंबर 3, फिर उसके बाद वजूद में आए टेप रूट। टेप रूट लार्ज वेस्कुलर ट्रीज में पाए जाते हैं, लार्ज वेस्कुलर ट्रीज में। लार्ज वेस्कुलर ट्रीज में किस तरह से? टेप रूट किसको कहते हैं ज़रा देखिएगा, ये कहलाती है, हम इसे कहते हैं प्राइमरी रूट, ये कहलाती है, हम इसे कहते हैं सेकेंडरी रूट, और फिर इसकी फर्दर ब्रांचेज हैं ये रही। इन फर्दर ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं टर्शियरी रूट्स। ये देखिएगा बेटा, ये प्राइमरी रूट, इनका नाम है सेकेंडरी रूट, और ये फर्दर ब्रांचेस जो हैं इनकी, इनको कहा जाता है टर्शियरी रूट्स। और इन टर्शियरी रूट्स के साथ अटैच हैं रूट हेयर्स, ये। और वही वाली बात कि सर इतना ज़्यादा इनमें रूट हेयर्स क्यों होते हैं? इसलिए रूट हेयर्स होते हैं टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और याद रखना, रूट हेयर इज़ ओनली सॉल्युबल इन वाटर। तो रूट हेयर वो है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की होती है, बाकी ना प्राइमरी, ना सेकेंडरी, ना टर्शियरी। एब्जॉर्प्शन सिर्फ कहाँ पर होती है? प्राइमरी रूट्स में, रूट हेयर्स में। फिर रूट हेयर के बाद हम लोग चलते हैं आगे कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई सीड की। एवोल्यूशन में 3 चीज़ों का मेन किरदार है। नंबर 1, सीड की एवोल्यूशन में सबसे पहले हाइड्रोस्पोरी आता है कि आइंदा से स्पोर में एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स सीड का आगे जाकर बना सीड कोट। एक्चुअली इंटीग्यूमेंट्स आउटर लेयर है जिससे सीड को प्रोटेक्शन मिलती है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। आइंदा से जो मेगा स्पोर है वो आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है आर्चिगोनियम, और वो आर्चिगोनियम आगे जाकर दे रिटेन, यानी मेगास्पोर रिटेन इनसाइड द आर्चिगोनियम।
ये 3 स्टेप्स हैं, हेट्रोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स और मेगास्पोर आर रिमेन्स रिटेन इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट जो डेवलप होकर आर्चिगोनियम बनेगा। मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ विच इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से है, ज़रा हम पढ़ते हैं रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर को। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट्स, ये एपिडर्मिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट्स, और ये कहलाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से मॉडिफाइड फॉर्म निकलती है और वो मॉडिफाइड फॉर्म आगे जाके बनाती है रूट हेयर्स। ये उसके बाद फिर एक और टिश्यूज़ के एक और सेल आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ये रहा, दिस इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। फिर लेयर आती है पेरिसाइकिल की। इस पेरिसाइकिल की लेयर में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है रूट्स में कि जो बाहर होगा वो फ्लोएम होगा, जो अंदर होगा वो जाइलम होगा। तो ज़रा देखिएगा, ये कहलाता है एपिडर्मिस, ये कहलाता है रूट हेयर्स, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। इसको हम लोग कहते हैं पेरिसाइकिल की लेयर जिसके अंदर पिथ है, वेस्कुलर बंडल, और इसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं स्टीली। तो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो हमने पढ़ी बातें एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में, हमने पढ़ा, आपको बताया कि ये किस तरह से ये एक एवोल्यूशनरी चार्ट है, बैकग्राउंड है, हमें पता चले कि कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से एनिमल कब कब अराइज हुए, कब कब इवॉल्व हुए। फिर हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ रूट्स, लीफ, सिंगल वेन लीफ, मल्टीपल वेन लीफ, ये लीफ की टाइप्स, ये सिंपल लीफ, ये कंपाउंड लीफ और ये सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा ये लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में ऊपर वाली लेयर का नाम है क्यूटिकल थिक वैक्सी लेयर और इसको हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ये रूट्स की एवोल्यूशन, सबसे पहली जो रूट्स आई वो राइजोइड्स थी। राइजोइड नथिंग बट इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ लोअर एपिडर्मिस। फिर यहाँ से फिर बेटा लाइकोप्सिडा प्लांट के अंदर एल्गी के साथ इन्होंने कंबाइन हुए और ये इन्होंने रूट्स का स्ट्रक्चर बाकायदा बनाया और जो कहलाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू मोस्ट एडवांस रूट्स। तो वो जो ट्रू मोस्ट एडवांस रूट्स हैं उसकी ब्रांचेस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी की ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं। फिर आगे रूट हेयर्स आती हैं। एवोल्यूशन ऑफ सीड, हेट्रोस्पोरस होगा, स्पोर मेगा माइक्रो होगा, स्पोर को कवर करने के लिए इंटीग्यूमेंट्स होगा, आइंदा से मेगा स्पोर रिटेन इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अब रिटेन होगा जाइगोट, रिटेन होगा एम्ब्रियो। फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, पिथ, स्टीली, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से हम लोगों ने सो कॉल्ड एवोल्यूशन का टॉपिक कवर किया। अब एक एक क्लास डिटेल में पढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ब्रायोफाइट्स के बाद सिलोप्सिडा पढ़ा, ट्रेक्योफाइट्स में
फिर मैंने आपको बताया एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एवोल्यूशन ऑफ सीड, एवोल्यूशन ऑफ रूट्स। आज हम अपना टॉपिक, अपना कोर्स और आगे प्रोसीड करते हैं। सिलोपसीडा के बाद पढ़ते हैं लाइकोपसीडा। लाइकोपसीडा को किस तरह से पढ़ा जाता है? इसका नाम है क्लब मोसिस। इसका जो स्पोर है वो क्लब शेप है। क्लब शेप बोलते हैं कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर को, ये रहा। और वाई दे नेम्ड एज मोसिस? बिकॉज एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है कि ये मोसिस से अराइज हुआ है। लाइकोपसीडा को पढ़ते हैं। लाइकोपसीडा फर्स्ट originated in middle Devonian period। लाइकोपसीडा मिडिल डिवोनियन पीरियड में अराइज हुआ। डेट इज आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स आफ्टर अराइजिंग ऑफ सिलोपसीडा। सिलोपसीडा के 10 मिलियन साल के बाद लाइकोपसीडा अराइज हुआ था। लाइकोपसीडा को अगर हम थोड़ा आगे लेके चलें तो यहाँ पर लीफ इवॉल्व हो चुके हैं, तो इनको कहा जाता है, इट इज़ नोन एज फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्थ। फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्थ इसलिए कहते हैं कि अब हरा भरा जंगल, अब लीफ रूट्स यहाँ से स्टार्ट हो गए। इनकी 2 जेनरा को हम लोग पढ़ते हैं। एक जिसको बोलते हैं लाइकोपोडियम, एक जेनरा कहलाता है लाइकोपोडियम और एक जेनरा कहलाता है सिलोटम। एक जेनरा कहलाता है लाइकोपोडियम और दूसरा स्लेजनिला। लाइकोपोडियम को कहा जाता है ग्राउंड पाइन या इंडियन पाइन प्लांट्स, और दूसरा जो प्लांट है वो कहलाता है स्लेजनिला प्लांट। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस नेचर का है, और जो स्लेजनिला प्लांट है हम लोगों ने पढ़ना है किंगडम प्लांटी में ट्रिक्योफाइट्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह सिलोपसीडा पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे लाइकोपसीडा। थोड़ी 2-3 लाइनें मैंने लिखी इंट्रोडक्शन के लिए। लाइकोपसीडा को कहते हैं क्लब मोसिस। इसका नाम क्लब मोसिस आपके बुक में क्यों दिया है? ये क्लब शेप स्ट्रक्चर है इसका स्पोर का। क्लब शेप का मतलब होता है कॉनिकल शेप, और इसको मोसिस क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि ये या तो मोसिस से अराइज हुआ है या इनकी लीफ मोसिस जैसे हैं। मैंने आपको जिक्र किया था सिलोपसीडा सबसे पहले अराइज हुआ था। सिलोपसीडा अराइजेज इन द इरा ऑफ सिल्वेरियन, और लाइकोपसीडा अराइज हुआ इन द मिड डिवोनियन पीरियड आफ्टर 10 मिलियन ईयर ऑफ सिलोपसीडा। इसकी 2 बेहतरीन स्पीशीज जेनरा हैं। एक का नाम लाइकोपोडियम जिसमें होमोस्पोरस स्पोर सेम होते हैं, और एक स्लेजनिला प्लांट जो कहलाता है हेट्रोस्पोरस। इसको बुक्स में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्थ है। मीन्स लिखा हुआ है कि ये प्लांट्स वो हैं जिनमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम आ चुके हैं, इसलिए हम इसको कहा जाता है कि हरा भरा दरख्त यानी ट्रू लीव्स। मेन चीज़ इनकी जो पढ़ने वाली है वो है स्लेजनिला की लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजनिला प्लांट, या जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में
हम कंसीडर करेंगे इस पार्ट को जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन या स्पोरोफाइटिक स्टेज। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन या स्पोरोफाइटिक स्टेज में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। स्पोरोफाइटिक प्लांट का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, और ये स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं वो हाइप्लॉइड होते हैं और इनके स्पोर हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस से मुराद जिसमें मेगा और माइक्रोस्पोर आते हैं, इनके जो स्पोर पैदा होते हैं वो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इनकी जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट स्टेज है। डोमिनेंट स्टेज का मतलब होता है वेल डिफाइंड, यानी ये हम ट्रिक्योफाइट्स पढ़ रहे हैं, ट्रिक्योफाइट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज कहलाती है। इसके साथ साथ स्पोरोफाइट डायप्लॉइड नेचर के होते हैं। जो मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इनके अंदर होते हैं ट्रू रूट्स, इनके अंदर होते हैं ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम पढ़ते हैं इनमें स्टेम किस तरह से होता है। ये रहा स्लेजिनेला प्लांट, और स्लेजिनेला प्लांट का ये स्ट्रक्चर, ये रे इनके अंदर 2 किस्म के स्टेम, ज़रा देखिएगा कौन कौन से। एक ज़मीन के नीचे वाला स्टेम, एक ज़मीन के ऊपर। यहाँ पर अटैच होते हैं इनके लीफ, ये रे यहाँ पर अटैच होते हैं इनके लीफ, क्योंकि अब ये वो प्लांट है जिनमें पहले से तरक्की हुई, ये वो प्लांट है जिनमें अब लीफ अराइज हुए। इनके स्टेम 2 तरह का है। ये वाला कहलाता है एरियल पार्ट स्टेम का, और ये वाला कहलाता है अंडरग्राउंड पार्ट स्टेम का। जो एरियल पार्ट है वो 2 में डिवाइड है। एक कहलाती है इसकी इरेक्ट ब्रांच, और एक कहलाती है इसकी प्रोस्ट्रेट ब्रांच, और वो ब्रांच लीफी होती है। तो स्टेम इसके वेस्कुलर बंडल होता है, और इसके स्टेम की 2 मेन टाइप्स हैं। एक एरियल स्टेम, इनकी जो एरियल स्टेम है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, प्रोस्ट्रेट ब्रांच और इरेक्ट ब्रांच। और अगर हम देखें तो इनमें अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है, और इसकी अंडरग्राउंड स्टेम को हम नाम देते हैं कॉल्ड एज राइजोम। तो इनकी ये वाली ब्रांच का नाम है अंडरग्राउंड ब्रांच, जिसका नाम है राइजोम। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। स्टेम के बाद बात आती है इनकी रूट्स की। पहले इनके अंदर होती थी प्रिमिटिव रूट्स, जिसका नाम था राइजोइड्स। फिर यहाँ से इवॉल्व हुई रूट्स, यहाँ से रूट्स मॉडिफाई हुई, और मॉडिफाई होके इनके साथ अटैच हुआ एलजी। एलजी ने इनके साथ परमानेंट तौर पर एक ठिकाना बना लिया। एलजी इनके साथ डिवाइड होती गई, एलजी इनके साथ डिपॉजिट होती गई। एलजी इनके साथ दे बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और ब्रांचिंग सिस्टम से फॉर्मेशन हुई रूट्स की। तो ये देखिएगा, ये था एक राइजोइड्स का स्ट्रक्चर।
और इनकी फिर फर्दर ब्रांचेस हुई यहाँ पर। इनकी इस फर्दर ब्रांचेस की वजह से, ये देखिएगा, इनकी इस फर्दर ब्रांचेस की वजह से ये रूट्स बनी। तो रूट्स बना इनमें राइजोइड प्लस एल्गी की कम्बिनेशन, और हम एवोल्यूशन ऑफ रूट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर रूट्स के बाद आगे चलते हैं, पढ़ते हैं लीफ। आपको मालूम है कि ये वो प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं होता, तो इनके अंदर दो तरह के लीफ पाए जाते हैं। एक जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव लीफ। वेजिटेटिव लीफ वो लीफ हैं जिनका काम है फूड को प्रोड्यूस करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरे कहलाते हैं, हम इन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ। और इनके जो रिप्रोडक्टिव लीफ हैं उनको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइलस लीफ। स्पोरोफाइलस लीफ का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। इनके जो स्पोरोफाइलस स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ हैं वो किस तरह से हैं, ज़रा देखिएगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये कहलाता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। फिर अगर हम देखें तो इनके लीफ ने कलेक्शन करके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिएगा बेटा, ये रहा बीच में स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है स्ट्रोबिलस। यहाँ पर आपको मिलेंगे लार्ज लीफ, यहाँ पर आपको मिलेंगे स्मॉल लीफ। ये जो लार्ज लीफ हैं इसको कहते हैं मेगा स्पोरोफाइलस लीफ। इनके अंदर थैलियाँ होती हैं, ये रही, इसको कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी सेक थैली। और उनके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं उनको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल डाइप्लॉइड होता है बिल्कुल इस तरह से जैसे इसमें होता है माइक्रो स्पोरोफाइलस लीफ। माइक्रो स्पोरोफाइलस लीफ के अंदर होता है माइक्रो स्पोरेंजियम, और माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर, और इनको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर से, इस मेगा स्पोर मदर सेल से होती है मियोसिस। तो वहाँ से फॉर्मेशन होती है मेगा स्पोर की। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से मियोसिस होती है और यहाँ पर बनता है माइक्रो स्पोर। और आपको मालूम है जब ये मियोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रेड्यूस टू हाफ। इस माइक्रो स्पोर से फिर बनता है जिसको कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। इस मेगा स्पोर से बनता है जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। आपको मालूम होगा फीमेल गैमेटोफाइट का नाम है आर्चिगोनियम, और मेल गैमेटोफाइट को हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। अगर हम थोड़ा डिटेल में चलें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज के बाद हम लोग पढ़ते हैं गैमेटोफाइट स्टेज। इनकी गैमेटोफाइट स्टेज को कहा जाता है थैलस बॉडी। थैलस का मतलब होता है इल डिफरेंशिएटेड बॉडी।
इनकी जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसमें दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स आर सेपरेटेड। और गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो आप सारे स्टूडेंट्स को मालूम है, वो होती है हाइप्लॉइड एंड दे आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड सॉइल रीजन। मेल गैमेटोफाइट से निकलता है स्पर्म और फीमेल गैमेटोफाइट से निकलता है ओवा। ये स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज कर कर बनाता है जाइगोट, डायप्लॉइड। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से ये यंग बनता है प्लांट। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल मुकम्मल होती है। इनकी लाइफ साइकिल की वजह से, लाइकोप्सिडा की वजह से यूँ समझ लीजिए कि एक नई तरक्की हुई, रूट्स और लीफ की एवोल्यूशन हुई। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक प्लांट, ये मेगा माइक्रोस्पोरोफाइलस, ये मेगा माइक्रोस्पोर, ये स्पर्म ओवम जो आपको मालूम है गैमेट्स हैं, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो एक और प्लांट है जिसका नाम है क्लास स्फिनोप्सिडा। क्लास स्फिनोप्सिडा के बारे में ये मशहूर है कि दे फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेट डिवोनियन पीरियड, और डिवोनियन पीरियड के बाद दिस प्लांट बिकम डोमिनेंट इन कार्बोनिफेरस पीरियड। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, क्लास स्फिनोप्सिडा पढ़ते हैं लाइकोप्सिडा के बाद। स्फिनोप्सिडा को एक नाम दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड एज हॉर्सटेल। स्फिनोप्सिडा अराइजेज हुए डिवोनियन पीरियड में एंड दे बिकम डोमिनेंट स्पीशीज इन कार्बोनिफेरस पीरियड। अब ये इनको कार्बोनिफेरस पीरियड क्यों कहते हैं? जो हम टूडेज एरा में जो हम कोल यूज़ करते हैं वो एक्चुअली इनकी इन लार्ज ट्रीज़ की एक फॉसिल फॉर्म है। जो हम आजकल जो कोयला इस्तेमाल करते हैं वो इन क्लास स्फिनोप्सिडा के बड़े बड़े दरख्तों की फॉसिल्स फ्यूल हैं। और याद रखिएगा एक बात और कि इनको कार्बोनिफेरस पीरियड क्यों कहते हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड इसलिए कहते हैं कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ कोल प्रोड्यूसिंग इरा। अगर आप कहते हैं कि लाइकोप्सिडा एक फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्थ है तो हम ये कहेंगे इट इज़ द फर्स्ट ट्रीज ऑफ अर्थ। इनकी जो जेनरा, इनका जो जीनस जो बुक में है उसका नाम इक्वेस्ट्रियम है, और इस इक्वेस्ट्रियम की वजह से हम इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि इसको हॉर्सटेल क्यों कहते हैं। स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्फिनोप्सिडा से, या स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले पढ़ा जाएगा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इनकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जैसा कि आपको मालूम है हम ट्रैकियोफाइट्स पढ़ें तो जो इनका स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है
जो इनका स्पोरोफाइट है वो डाइप्लाइट नेचर के होते हैं, और जो इनका स्पोरोफाइट स्टेज है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो स्पोर हैं वो होमोस्पोरस नेचर के हैं। होमोस्पोरस का मतलब ऑल स्पोर्स आर अलाइक, और इनके स्पोर मियोसिस से बनते हैं। तो जो इनके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे हाइप्लॉइड होते हैं। थोड़ा सा अगर डिटेल में चलें तो जो इनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी है, थोड़ा सा डिटेल में चलें तो जो इनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो असल में लॉन्ग लार्ज ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं जिनकी अंदर हॉलो स्टेम है। इनके अंदर होता है एडमिटिशियस रूट्स और मॉडिफाइड लीफ, जिसको ये स्केल का नाम देते हैं। अगर आपने इनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी देखनी है तो स्पोरोफाइटिक बॉडी इनकी ये रे लार्ज ट्रीज, और उनसे अटैच हैं एडमिटिशियस रूट्स। ये इसमें आपको नज़र आएंगे इस तरह से जॉइंटेड बॉडी। ये रही इनकी कहलाती है जॉइंटेड स्टेम, इसलिए इसका एक नाम और है, आर्थ्रोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये इनकी ब्रांचेस हैं और इनकी इस ब्रांचेस को हम कहते हैं, एक्चुअली ये एक तरह से मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये इनके ऊपर आपको एक थैली नुमा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। वो स्पोरेंजियम स्ट्रोबुलस इनकी टिप में होता है। इनका जो ये ट्री है, ये जो इनकी प्लांट बॉडी है, ये इसकी कहलाती है स्पोरोफाइटिक बॉडी। इस स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होगा, और वो स्पोर मदर सेल डाइप्लॉइड है। इस स्पोर मदर सेल से मियोसिस होगी और बनेगा हाइप्लॉइड स्पोर। इनका जो स्पोर होता है वो होमोस्पोरस होता है। फिर इनकी बनती है एक बॉडी जिसको कहा जाता है गैमेटोफाइट जनरेशन या गैमेटोफाइट बॉडी। इनकी गैमेटोफाइट बॉडी को थैलस बॉडी कहते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक है, फ्रीली इंडिपेंडेंट है, और बायसेक्सुअल नेचर की है। मेल फीमेल एक ही में मिलेगा। इनमें छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं और अंडरग्राउंड इनकी सॉइल अंडरग्राउंड बॉडी होती है मेल से। और आपको मालूम है ये गैमेटोफाइट हाइप्लॉइड है। मेल से एंथ्रीडिया बनता है, फीमेल से आर्चिगोनिया बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया आपस में मिलेंगे और बनेगा डाइप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट से फिर ये स्पोरोफाइटिक बॉडी चलती है। इस तरह से इनकी ये लाइफ साइकिल मुकम्मल होती है। हम इनको हॉर्स टेल क्यों कहते हैं? अगर आप इस प्लांट को अगर उल्टा करें तो जितने जो ओल्डर हेयर हैं वो उतने लॉन्गर हैं, जो जितने न्यू हेयर या न्यू स्ट्रॉबुलस या न्यू लीफ हैं वो उतने शॉर्टर हैं। दैट्स वाई दे नेम्ड एज हॉर्स टेल। तो ये दुनिया के पहले दरख्त यूँ समझ लीजिए कि अब
वो जंगलात स्टार्ट हो गए हैं जिनमें दरख्तों की ओरिजिन शुरू हो गई है, और इनकी इस क्लास का नाम स्फिनोप्सिडा है। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है क्लास टिरोप्सिडा द फंस। थैंक यू। किंगडम प्लांटी में हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा लाइकोप्सिडा, टिरोप्सिडा। आज हमारा लेक्चर है लाइकोप्सिडा के बाद स्फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा पढ़ेंगे, जिसको हम द फंस कहते हैं। 2-3 लाइनें मैंने लिखी ताकि आपको समझा सकूं। फंस कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिलोप्सिडा से अराइज हुआ है, बिकॉज दे हैव सेम अलाइक लीफ एंड स्टेम। दे फर्स्ट अराइजेस फ्रॉम डिवोनियन पीरियड, फिर आस्ता आस्ता ये कार्बोनिफेरस पीरियड में आए। और फंस के बारे में मशहूर है कि आहिस्ता आहिस्ता इनका डिक्लाइन शुरू हुआ जब मेसोजोइक एरा स्टार्ट हुआ। इनके डिक्लाइन से ही तो स्पर्मोसिडा अराइज हुए। कुछ ऐसे भी फंस थे जिनको कहते थे सीड प्रोड्यूसिंग फंस। फंस की क्लासिफिकेशन को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी। ट्रॉपिकल रीजन होगा, ट्रॉपिकल रीजन से मुराद जहाँ पर लार्ज हिली माउंटेन एरिया होगा, वहाँ पर ये लॉन्ग लार्ज ट्री की शक्ल में पाए जाते हैं। और टेम्परेट जोन का मतलब होता है जिसमें सॉइल मॉइस्ट होती है, बड़े बड़े दरख्त नहीं होते, जिसमें फर्टिलाइज़र सॉइल में ज़्यादा होती है, वो कहलाता है टेम्परेट जोन। दे आर नोन एज स्मॉल प्रोस्टेट ब्रांच। आपसे इनके बारे में डिस्कस करना है। टिरोप्सिडा का जो सबसे अहम पहलू है वो है द लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम देखें तो इनकी लाइफ साइकिल जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो दूसरे प्लांट्स की तरह हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक से मुराद जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन अलग अलग डिफरेंट शेप साइज की स्ट्रक्चर की है। इनमें मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किंगडम प्लांटी पढ़ते हैं, जब भी हम कोई प्लांट, कोई क्लास, कोई डिवीज़न पढ़ते हैं, जो अहम एंट्री टेस्ट के हवाले से जो MCQs बनते हैं वो इनकी लाइफ साइकिल से बनते हैं। हमेशा की तरह इनकी लाइफ साइकिल में स्टार्ट करूंगा इस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से। इस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इसलिए कि इनकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है वो एक तो डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब वेल डिफाइंड। दूसरा, इनकी स्पोरोफाइटिक जो बॉडी है वो डायप्लॉइड नेचर की है। आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा इनको स्पोरोफाइटिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, और ये स्पोर बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इनके जितने भी स्पोर्स हैं, एक तो वो हाइप्लॉइड होते हैं, एक वो नॉन मोटाइल होते हैं, और उसके साथ होमोस्पोरस। सारे स्पोर्स का साइज सेम होता है। अगर हम इसके स्पोरोफाइटिक प्लांट की तरफ जाएं तो अब इनके अंदर आपको मिलेंगे ट्रू रूट्स। वो एक्चुअली एडवेंटिशियस रूट की फॉर्म में है। इसमें आपको मिलेंगे ट्रू लीव्स। वो लीफ 2 कैटेगरी में डिवाइड है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी लीफ की? एक लीफ की कैटेगरी कहलाती है जिसे वेजिटेटिव लीफ के नाम से याद किया जाता है। इनका काम होता है जो फूड को प्रोड्यूस करें। दूसरे जो लीफ हैं वो कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ, और इनके जो ये रिप्रोडक्टिव लीफ हैं हम उनको स्पोरोफाइलस लीफ के नाम देते हैं, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। इनके लीफ की खास बात यह है कि दिस लीफ इज नॉट इमर्जेस फ्रॉम इनिशियन, मीन्स ये सिंगल वेन लीफ नहीं है। ये कहलाते हैं, हम इनको बोलते हैं कंपाउंड स्पोरोफाइलस लीफ। वो लीफ जिसके अंदर आपको स्ट्रोबुलस और रैचिस मिलेंगे। इनके रूट्स हो गया, लीफ हो गया,
इनके अंदर स्टेम भी दो तरह की है। एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम राइजोम के नाम से याद करते हैं, और इनके अंदर एरियल स्टेम है जिसकी दो ब्रांचेस हैं, एक इरेक्ट ब्रांच और एक प्रोस्ट्रेट ब्रांच के नाम से जाना जाता है। अब ज़रा सुनिएगा इसको किस तरह से पढ़ना है। ये इनकी कहलाती है हॉरिजेंटल ब्रांच, ये इनकी कहलाती है इरेक्ट ब्रांच, ये एरियल ब्रांच है। और अगर हम देखें तो ये इनकी कहलाती है अंडरग्राउंड ब्रांच। इन सब के साथ कंपाउंड लीफ अटैच है। ये देखिएगा इन सारे ब्रांचेस के साथ कंपाउंड लीफ अटैच है, और वो कंपाउंड लीफ कौन सी फॉर्म में है? बाइपिनेट लीफ। सर इसका नाम बाइपिनेट लीफ क्यों है? क्योंकि इनके लीफ का पिनेट शेप है और वो दो दो करके हैं, तो इसलिए इनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज बाइपिनेट लीफ। ये कंपाउंड लीफ का स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा, और ये रे कहलाते हैं बाइपिनेट लीफ है। जो दो पिन्ना वाले लीफ हैं इनको हम बाइपिनेट लीफ के नाम से याद करते हैं। ये रे बाइपिनेट लीफ। ये इनकी प्रोस्ट्रेट ब्रांच, ये इनकी कहलाती है इरेक्ट ब्रांच, और ये अंडरग्राउंड ब्रांच राइजोम। उस राइजोम से निकल रही होती हैं फर्दर ब्रांचेस जिसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये जो हम लाइफ साइकिल जो पढ़ रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल ऑफ द फंस, एक्चुअली फंस तो एक क्लास का नाम है, एडिनाटीनियम। एडिनाटीनियम उस प्लांट का नाम है जिसकी हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो दिस इज द यंग स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। अब थोड़ा सा अगर हम डिटेल में चलें तो इनके प्लांट्स आपस में, इन प्लांट्स के इनके लीफ मॉडिफाई करते हैं अपना स्ट्रक्चर, और मिलकर वो बनाते हैं एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम होता है सोरस, या हम उनको बोलते हैं सोराय। सोरस कहलाती है सिंगुलर फॉर्म, सोराय कहलाती है इनकी प्लूरल फॉर्म। ये जो सोरस सोराय जिसकी बात की जा रही है उसकी एक्चुअल में शेप इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरंजियम, स्पोरंजियोफोर। ये जो माउथ है इसको कहते हैं स्टोमियम। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एनुलर, और अंदर पड़ा हुआ है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल डायप्लॉइड होता है। कोई पूछे सोराय या सोरस क्या है, तो सोराय या सोरस इज अ कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजियम। इस स्पोर मदर सेल में, इस स्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, और मियोसिस से इनमें पैदा होता है एक स्पोर। ये हाइप्लॉइड स्पोर है। इस स्पोर से पैदा होता है गैमेटोफाइट, और उस गैमेटोफाइट की शेप कुछ इस तरह से है, ये रही। और इनका गैमेटोफाइट पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके इस गैमेटोफाइट स्टेज को इस गैमेटोफाइट स्टेज को हम प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस नाम है इनके गैमेटोफाइट स्टेज का। आपको मालूम है गैमेटोफाइट हाइप्लॉइड होता है। इनका गैमेटोफाइट हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। इनके गैमेटोफाइट में राइजोइड्स होते हैं। इनकी बॉडी को हम थैलस बॉडी कहते हैं। ये है
राइजोइड्स, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर। इनका जो गैमेटोफाइट है वो ऑटोट्रॉफ है, प्रेजेंट अंडर ग्राउंड ऑफ सॉइल। इनका जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं और इन्हीं में मेल और फीमेल है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी गैमेटोफाइट स्टेज बाइसेक्सुअल नेचर की। उसी में एक ही सिंगल बॉडी में आपको आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया मिलेगा। अब मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा पैदा होगा। ये रहा ओवा, ये रहा स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। स्पर्म ओवम मिलेंगे तो बनेगा डाइप्लॉइड जाइगोट और उस जाइगोट से यंग स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो इसमें एंट्रेंस टेस्ट में सवाल कौन से आ सकते हैं? इस एंट्रेंस टेस्ट में सवाल ये आ सकते हैं कि ये सोरस क्या है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई पूछे सोरस किसको कहते हैं, तो सोरस या सोराय कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी को कहते हैं। ये इसका गैमेटोफाइट स्टेज, ये इसका स्पोरोफाइटिक स्टेज। इनके ये जो लीफ होते हैं इनको हम कंपाउंड बाइपिनेट लीफ कहते हैं। फिर डिक्लाइन हुआ टीरोप्सिडा, फंस ख़त्म हुआ तो नए क्लास, दुनिया का वेल मॉडिफाइड, दुनिया का वेल एडॉप्टेड प्लांट अराइज हुआ जिसका नाम है स्पर्मोसीडा। स्पर्मोसीडा आपको मालूम है सीड प्लांट, मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, मोस्ट अडेप्टिव प्लांट इन लैंड एनवायरनमेंट। ये जो स्पर्मोसीडा है दे अराइजेस फ्रॉम लेट डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, और इसने रिप्लेस किया नॉन सीड प्लांट को। और इस दुनिया में जो हम जीते जागते हैं इसमें मोस्ट डोमिनेंट प्लांट स्पर्मोसीडा है। एक क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म है, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड बिकॉज देयर ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय सीड। अराइज हुए 35 मिलियन लेट डिवोनियन पीरियड में, कार्बोनिफेरस को क्रॉस किया, मीजोजोइक इरा को क्रॉस किया, फिर सिनोजोइक इरा में दाखिल हुए। ये अराइज हुए थे फ्रॉम नॉन स्पोर प्रोड्यूसिंग फंस जिसको बोलते हैं टेरिडोस्पर्मिया। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो ट्रेकियोफाइट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 लोगों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है क्लास सिलोप्सिडा, एक है क्लास लाइकोप्सिडा, एक है क्लास टीरोप्सिडा स्फिनोप्सिडा, एक है क्लास टीरोप्सिडा और एक कहलाता है क्लास स्पर्मोसिडा। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो जो शुरू की 4 क्लासेस हैं ये कहलाती हैं नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट्स, और इस नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट को कहा जाता है टेरिडोफाइट्स। अगर हम स्पर्मोसिडा की बात करें तो ये कहलाते हैं सीड वेस्कुलर प्लांट्स, एंड दिस सीड वेस्कुलर प्लांट्स इज नोन एज स्पर्मोफाइट्स। दिस इज फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट ट्रेकियोफाइट्स। फिर आगे चलते हैं, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। एक का नाम है साइकेट, एक का नाम गिनिटी, एक का नाम गिनको, एक का नाम कॉनिफरस। साइकेट इनमें ज़्यादा रखता है रिकॉर्ड। अराइजेस फ्रॉम सीड प्लांट, परमिनियन पीरियड में अराइज हुए। सैगू पाम प्लांट्स, आपके बुक में लिखा है ये जो अगर सो कॉल्ड हमें डायनासोर्स के बारे में बताया जाता है कि वो एक मोर डोमिनेंट रेप्टाइल था अपने जुरासिक पीरा के इरा में, तो उसमें जो पीछे डायनासोर्स के पीछे जो बड़े बड़े दरख्त
और जो लार्ज जो लीफ दिखाए जाते थे वो असल में साइकेड था, सागो पाम प्लांट, लार्ज इलोंगेटेड लीफ विथ लार्ज लॉन्ग ट्रीज। अगर हम गिनीटी की बात करें, ये भी ओल्डेस्ट प्लांट है, इनकी स्पीशीज़ अब ख़त्म हो चुकी है और ये जब थे ज़िंदा तो ये भी लॉन्ग लार्ज ट्रीज़ की फॉर्म में थे, इसका रिकॉर्ड इतना नहीं है, ये रेयर फॉर्म में पाए जाते थे। फिर गिनको को कहा जाता है कि लिविंग फॉसिल्स स्पीशीज़ या लिविंग फॉसिल्स। मैं इसका आपको बता देता हूँ कि लिविंग फॉसिल्स प्लांट के नाम से ये मशहूर है। अभी तक इसकी जनरेशन्स चल रही हैं, मगर वो जनरेशन में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ गई हैं। गिनको प्लांट मेडन हेयर ट्री कहते हैं। मेडन हेयर का मतलब होता है कि बहुत सारे बाल प्लांट्स वाला लीफ वाला ट्रीज, जिसमें बहुत सारे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर और वो चारों की तरफ सूरज की रोशनी की किरणों की तरफ फैले हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेडन हेयर ट्री। ऐसा ट्री जैसे ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ बाल खुले हुए। फिर हम चलते हैं आगे, कॉनिफरस प्लांट कॉन्स लाइक। एक्चुअली इसको कॉनिफरस प्लांट क्यों कहते हैं? एक टेरिस्टीरियल इकोसिस्टम में एक आपको मिलेगा कॉर्निफरस इकोसिस्टम, कॉर्निफरस एरिया, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होती है, आइस फॉर्मिंग इन्वायरमेंट होती है, सुपर कूल्ड, क्योंकि उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा बेटा स्नोफॉल होती है। वहाँ पर कोई प्लांट रह नहीं सकता मॉडिफिकेशन के बगैर। तो ये देखिएगा, ये जो वहाँ पर लीफ होते हैं वो लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर देते हैं स्पाइन में, और अगर वो स्पाइन की अरेंजमेंट अगर इस तरह से हो तो ये कहलाती है कॉर्न लाइक, एंड दिस कॉर्न लाइक दैट्स वाई नोन एज कॉनिफरस प्लांट। ये कॉर्न एक्चुअली इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो कॉनिफरस प्लांट का मतलब होता है जिसके अंदर कॉर्न्स हों। इनकी बेहतरीन एग्जाम्पल है पाइनस प्लांट, जिसकी लाइफ साइकिल हमेशा भी इम्पॉर्टेंट होती है, और इनकी लाइफ साइकिल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमने कवर किया टिरोप्सिडा, हमने स्पर्मोसिडा में जेमनोस्पर्म की क्लासिफिकेशन पढ़ी। इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे पाइनस प्लांट और एंजियोस्पर्मी प्लांट। थैंक यू वेरी मच।